दोस्तों नमस्कार। चौसर बीत चुकी है, पासे फेंके जा रहे हैं। आप दांव किस पर लगाएंगे? क्या आप ओबीसी पर दांव लगाएंगे? आप दलितों पर दांव लगाएंगे? आप ऊंची जातियों के भीतर भी खिंची हुई लकीर को लेकर ब्राह्मणों या ठाकुरों को लेकर दांव लगाएंगे, या फिर खामोश मुस्लिमों को लेकर कोई दांव लगाएंगे? आप दांव उम्मीदवारों को लेकर लगाना चाहते हैं या इलाकों को लेकर लगाना चाहते हैं? आपके जहन में चल क्या रहा है? क्या आप कोई धर्म की मोटी लकीर खींचना चाहते हैं, या फिर विकास का नारा उत्तर प्रदेश के भीतर घोल देना चाहते हैं? या दांव के लिए जो चेहरे हैं उन चेहरों के इर्द गिर्द सिमटती राजनीति को आप परखना चाहते हैं? ध्यान दीजिए, हम चौसर बिछाकर जो पासे फेंक रहे थे, एक बार भी हमने आपसे जिक्र बेरोजगारी का नहीं किया, किसानों का नहीं किया। इस दौर में जो मुश्किल हालात उत्तर प्रदेश के लोग लगातार भुगत रहे हैं, हमने किसी बात का कोई जिक्र नहीं किया। तो क्या वाकई ये चुनाव जातियों के टकराव का है, या जातियों के एक ऐसे सम्मिश्रण का है जिसके पास जितनी ताकत है उस ताकत के साथ वह उन जातियों को जहां जहां चाहे वहां वहां फिट कर दे? ऐसी परिस्थिति है। बड़ा रोचक पन्ना है ये। रोचक इसलिए क्योंकि यह चुनाव है, चुनाव इसलिए क्योंकि यह जातियों में सिमटा हुआ चुनाव है, और जातियों का जिक्र इसलिए क्योंकि उसमें हर किसी को हर किसी जाति के साथ कहीं ना कोई जुड़ाव है। अनोखा समाजवाद है, अनोखा लोकप्रिय तंत्र है ये। तो आइए जरा इन पन्नों को आज खोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में जहां पर एक वक्त मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर वोट बंटने शुरू हुए तो बीजेपी के झोली में सब कुछ गिर गया था। इस बार उससे ठीक उलट उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की बोली कहीं ऊंची सुनी जा रही है। आंदोलन से निकले हुए किसान कौन सा रुख कर लेंगे कोई नहीं जानता है। किसके साथ खड़े हो जाएंगे, या फिर जातियों के आधार पर बंट जाएंगे, या फिर धर्म की मोटी लकीर उन्हें भी बांट देगी क्या? कैराना की एक आवाज आती है, मुजफ्फरनगर की दूसरी आवाज आती है, छतरौली या बागपत की एक तीसरी आवाज आती है। लेकिन इन सब से इतर हमें लगता है शुरुआत तो आज योगी आदित्यनाथ की कॉन्स्टिट्यूंसी से करनी चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूंसी है ये। इस मायने में बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक तरफ बीजेपी का गेम प्लान समझने की कोशिश कीजिए, उसके साथ बीएसपी की परिस्थितियों को जोड़कर देखने की कोशिश कीजिए, और तीसरी तरफ ओबीसी का पूरा जमघट जो समाजवादी पार्टी को घेर चला है, उसमें अखिलेश यादव यहां तक बोलने से नहीं घबराए कि जहां पर योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं उस सीट पर जो विधायक मौजूदा वक्त में है, अगर वह भी हमारे पास आ जाएगा तो हम उसे शामिल नहीं करेंगे। यह बोलने की जरूरत पड़ी क्यों, और क्या वाकई ऐसी परिस्थिति गोरखपुर की सदर सीट पर है? तो शुरुआत हमें लगता है गोरखपुर की सदर सीट से करने की जरूरत है। कहा गया कि दरअसल अयोध्या में केंद्रित हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ तो फिर धर्म की गूंज होगी, और उत्तर प्रदेश के भीतर वो अयोध्या में सिमट कर रह जाएंगे। तो क्यों नहीं गोरखपुर में चले जाएं, क्योंकि वही सी इलाके से स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर से निकल चुके हैं। तो बीजेपी को वोट चाहिए, और कहीं ना कहीं उस पूरे इलाके की जो लगभग 16-17 सीटें हैं वह भी जीत हासिल हो जाएगी अगर योगी आदित्यनाथ उधर चले जाते हैं तो। लेकिन यह कहना आसान है, समझना और वोटिंग के दौर में अपने नेता के साथ खड़े होना शायद एक मुश्किल सवाल है। गोरखपुर की सदर सीट, कहा यही जा रहा है 17 सीटों पर योगी आदित्यनाथ के पहुंचने का असर दिखाई देगा। उसमें गोरखपुर के ग्रामीण भी होगा, पिपराइच का इलाका भी होगा, चौरी चौरा भी आएगा, पंडरौना का इलाका भी आ जाएगा, तमकुही राज का इलाका भी आ जाएगा, फाजिल नगर का इलाका भी आ जाएगा, संत कबीर नगर और खलीलाबाद की भी 3 सीटें जो हैं वह भी इलाका इस हिस्से में आता चला जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ ने कमाल की चाल चली है, और बीजेपी ने कमाल की यहां पर बैटिंग की है, जो भेज डाला है योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर की सदर सीट पे, और धर्म की उस मोटी लकीर को दरकिनार करते हुए जातियों की राजनीति में कैसे बीजेपी खुद को साध ले, इस दिशा में आगे बढ़ गई है। आज जब सूची जारी हुई तो उसकी लिस्ट हमारे पास है। बीजेपी ने जिन्हें खड़ा किया है उसमें ओबीसी पर दांव लगाया है। 107 सीटों में से 44 सीट ओबीसी के खाते में गई है। शेड्यूल कास्ट के 19 या 20 सीट है। इसका मतलब बहुत साफ है कि ओबीसी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन इसके ठीक समानांतर एक क्षण के लिए मायावती ने भी 53 सीटों का ऐलान किया, 53 सीटों का। उन्होंने उस सीट में बार बार जिक्र होता है कि वह दलितों का वोट बैंक है।
मुसलमान साथ में आकर खड़ा हो जाए और किसी एक जाति को समेटे हुए उम्मीदवार अगर साथ में रहे तो मायावती की जीत पक्की है। मायावती ने 9 ब्राह्मणों को टिकट दी है। इस 53 सीट्स में से 12 ओबीसी भी हैं, जिसमें जाट, गुज्जर, यादव तीनों आते हैं। इसके अलावे 4 ठाकुरों को भी दिया है, उन्होंने सीट दी है। यह मैसेज क्या है? यह मैसेज बहुत साफ है, क्योंकि जो दलित तबका था उसमें से 9 सीटें दी गई है और 14 मुसलमानों को टिकट दी है मायावती ने। मैसेज यह है कि अगर मुसलमान ये सोच कर निकल रहा है वोट डालने के लिए कि बीजेपी को जो हराएगा उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे, तो मायावती का अपना वोट बैंक एकजुट है। उसमें अगर उस दूसरी जाति का कोई उम्मीदवार खड़ा हो जाता है तो मुसलमान साथ आ जाएगा, उसे लगेगा जीत मिल जाएगी। तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का गेम प्लान और मायावती की एंट्री कोई नया गुल खिला देगी? यह सवाल बहुत अबूझ नहीं है, क्योंकि जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो यह भी समझ लीजिए कि मायावती बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन मायावती अगर एक तीसरे प्लेयर के तौर पर खड़ी हो जाए तो फिर समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है और जो पूरा ओबीसी का हड़कंप मची हुई है कि वह समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, उसमें सेंध तो नहीं लग जाएगी, क्योंकि वोट बंट तो नहीं जाएंगे। मायावती का संदेश बहुत साफ है अपने तौर पर। 14 मुस्लिम, 9 शेड्यूल कास्ट, 12 ओबीसी, 9 ब्राह्मण, 4 ठाकुर। यह मैसेज है कि हम अपने वोट बैंक जो घोषित तौर पर हमारे साथ है उससे इतर देंगे, वहां से वोट निकल कर आएगा। बीजेपी ने अपने तौर पर ओबीसी पर दांव खेला है, 44 सीटें ओबीसी को अपने तौर पर दी है। इसके दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने जो तकरीबन 29 सीटों का भी ऐलान किया है, उसमें 9 मुस्लिमों को टिकट दिया है। उसमें 3 जाट हैं, 2 गुज्जर हैं, 5 ओबीसी दूसरे हैं, दलित 7 हैं, ब्राह्मण 3 हैं, ठाकुर 2 हैं। यानी हर कोई देखिए हर किसी जाति को साथ लेकर चल रहा है, कोई अलग नहीं है, चाहे एसपी आरएलडी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे बीजेपी हो। यानी कोई यह नहीं कह सकता है कि इस जाति के वोट हमारे पास नहीं आएंगे, हमने तो उम्मीदवारों को टिकट दे दिया। अब आ जाइए आप, जिसका जिक्र हम करना चाहते थे, गोरखपुर सदर। क्या वाकई आसान है योगी आदित्यनाथ के लिए? यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि इस सीट पर डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल आज से नहीं, तब से जीतते आए हैं जब से उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। तो कौन देता था टिकट? 2002 में हिंदू महासभा की टिकट पर डॉक्टर अग्रवाल वहां से चुनाव जीते थे। उसके बाद बीजेपी को समझ में आया तो 2007 में बीजेपी ने टिकट दे दिया। अब अगला सवाल है, जो शख्स 2002 में जीता, 2007 में जीता, 2012 में जीता, 2017 में जीता, मुलायम काल से लेकर योगी आदित्यनाथ काल तक जो डॉक्टर अग्रवाल जीतते आ गए, वो जाहिर है बीजेपी के लिए तो सुरक्षित सीट होगी। तो योगी आदित्यनाथ वहीं पर पहुंच गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में डॉक्टर अग्रवाल से 36 का आंकड़ा ही रखा, जबकि हर कोई जानता है जब पहला चुनाव योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में सांसद का लड़ रहे थे तो उस समय बूथ मैनेजमेंट का काम, जो खास तौर से गोरखपुर सदर की सीट है, उस पर और कोई नहीं, डॉक्टर अग्रवाल ही कर रहे थे। और उसके बाद वो चुनाव मैदान में आए थे और हिंदू महासभा से टिकट, हालांकि वो आरएसएस से जुड़े रहे हैं, योगी आदित्यनाथ तो आरएसएस से जुड़े हुए भी नहीं है। ये समीकरण कुछ समझ में आ रहा है आपको? चलिए एक पग और आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अग्रवाल की पहचान उस पूरे इलाके में किसी पार्षद के सरीखे है। आपके घर पे बैठे होंगे, बोलेंगे अच्छा नाली का पानी नहीं जा रहा है, हम ठीक करा देते हैं। उनकी पहचान पार्षद के तौर पर इसलिए कोई पुलिया टूट गई है कि हम ठीक करा देते हैं। और आपका बच्चा बीमार है तो आप हमारे पास ले आइए, क्योंकि वह पेडिट्रिशियन है, बच्चों के डॉक्टर हैं, बड़े लोकप्रिय हैं। अब सवाल है कि मुख्यमंत्री जब योगी आदित्यनाथ थे उन्होंने उनकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उससे पहले वह चीफ व्हिप तक रह चुके हैं, तो उनकी तरफ देखा नहीं। और उन्हीं की सीट को जब ले लिया गया, छीन लिया गया, तो अब वो क्या करेंगे? क्या वो बगावत करेंगे? और बगावत से पहले ही समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कह दिया हमारी तरफ आइएगा तो हम शामिल नहीं करेंगे। ये मैसेज क्या है? हमें लगता है यहां पर 2 बातों का जिक्र करना चाहिए। याद कीजिए प्रेम कुमार धूमल। प्रेम कुमार धूमल हम इसलिए आपको याद दिलाना चाहते हैं क्योंकि वह 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। 2017 में जब वो हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, पार्टी जीत गई, वही हार गए। बीजेपी को झटका लगा, ये क्या हो गया। उसके बाद आइए, मुख्यमंत्री रहने के बाद झारखंड में रघुवर दास भी तो चुनाव लड़े थे। 2019 में उनके खिलाफ कौन खड़ा था? इंडिपेंडेंट तौर पर बीजेपी के ही सरयू राय आकर खड़े हो गए और उन्होंने रघुवर दास जो मुख्यमंत्री थे उनको हटा दिया।
उनको हरा दिया। यह अलग मसला है कि बीजेपी झारखंड में दोबारा जीत नहीं पाई, कोई पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन मुख्यमंत्री रहा हुआ शख्स हार गया झारखंड में, मुख्यमंत्री 2 बार रहा हुआ शख्स हार गया हिमाचल में, और दोनों सीटों को लेकर, एक वहां जमशेदपुर उनकी अपनी सीट थी, उस इलाके में सक्रिय थे रघुवर दास, और सुजानपुर जो हमीरपुर के इलाके में आता है वहां भी वो सक्रिय थे, फिर क्यों हार गए? इसको सवाल ही रहने दीजिए, क्योंकि इन बातों का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो हमें लगता है कि यह भी समझिए कि डॉक्टर अग्रवाल ने पिछले चुनाव में लगभग 55% वोट पाए थे। 4 लाख के लगभग वोटर हैं, 1,22,000 वोट उनको मिले थे, 55%। कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी जिसको 61,000 वोट मिले थे, तकरीबन 28%। उससे पहले के इलेक्शन में जब चले जाइएगा तो बीजेपी यानी डॉक्टर अग्रवाल को 81,000 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी थी, लगभग 33,000 वोट मिले थे। देखिए, वोट का रेशियो कभी कम नहीं हुआ है, और जब उससे भी अतीत को हम पन्नों को देखना शुरू करते हैं तो हम ये देखकर हैरत में आ जाते हैं कि एक वक्त जब ये हिंदू महासभा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे 2002 में, उस समय उन्होंने जिसे हराया था वो शख्स प्रमोद कुमार टेकरीवाल था, तकरीबन 18,000 वोटों से हराया था। 2007 में जब बीजेपी ने वोट दे दिया तो इन्होंने एक ब्राह्मण को हराया, भानु प्रकाश मिश्रा को, तकरीबन 22,000 वोटों से। जो शख्स, और अलग अलग पार्टियों में अलग अलग आप अगर जातियों को भी देख रहे हैं तो डॉक्टर अग्रवाल हर किसी को हराते चले गए। तो क्या डॉक्टर अग्रवाल चाहेंगे तभी योगी आदित्यनाथ जीत पाएंगे, या योगी आदित्यनाथ अगर निपट गए कहीं तो फिर ये डॉक्टर अग्रवाल पर निर्भर करेगा? बहुत सारे सवाल हैं। आसान नहीं है जीत, लेकिन यह एक मुश्किल सबब भी है। क्या वाकई उस इलाके में जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर से निकल गए तो इस पूर्वी इलाके में प्रभाव अपने नेता और चेहरे के साथ बीजेपी मौजूद रहे, यह जरूरी हो गया? इस जरूरी की जरूरत के साथ ही दरअसल वह हिस्सा जुड़ा हुआ है जहां बीजेपी के गेम प्लान में जहां जहां वो कमजोर है वहां वहां मजबूत और ताकतवर लोगों को खड़ा कर रही है। क्या बहुत विधायकों के टिकट काटे नहीं गए हैं, 14 ही तो टिकट काटे गए हैं, उसमें से भी 2 टिकट जो थे, 2 तो छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए, दोनों सैनी ही थे। अब अगला सवाल यह आ रहा है कि जैसे ही आप गोरखपुर की परिस्थितियों को परखते हैं और जब उसमें यह सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ का वहां जाना जरूरी था, तब अगला सवाल यह आपके सामने आना चाहिए कि योगी से हटकर जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है वो आंकड़ा सीधे सीधे पश्चिमांचल की उन सीटों को लेकर आ रहा है जहां एक वक्त मुजफ्फरनगर दंगों के छांव तले बीजेपी ने एक लाइन से सारी सीटों पर कब्जा कर लिया था। उनमें बहुत तब्दीली इस बार की नहीं गई। तो 2017 में जो वोटर के जहन में सवाल रेंग रहे थे, क्या 2022 में भी रेंगेंगे? बीजेपी का गेम प्लान बहुत साफ है। वो समझ रही है कि कैराना से एक वक्त में हिंदुओं का पलायन हुआ था। जिन्होंने पलायन किया और जिन्होंने पलायन करवाया उसमें नाहिद जो थी उनके खिलाफ केस है और वो जेल तक जाने की नौबत आज आ गई, उनका फाइल खुल गई। और दूसरी तरफ मृयंका जो हुक्मदेव सिंह की बेटी है, उन्होंने ही पार्लियामेंट के भीतर में कैराना के सवालों को उठाया था। दोबारा उसकी छांव को किसी रूप में उठाया जाए, ये सवाल है। दूसरा सवाल यह है, अगर ये उठ रहा है इस पूरे इलाके के भीतर में, अगर आप देखना शुरू करें, कैराना में प्रियंका सिंह है, थाना भवन में सुरेश नारायणा है, शामली में तेजेंद्र सिंह निर्वाल है, मुजफ्फरनगर में कपिल देव अग्रवाल है, सरधाना में संगीत सोम है। ये सारे इलाके जब हम पढ़ रहे हैं, सहारनपुर में जगपाल सिंह है, सहारनपुर नगर में राजीव गुम्बर है, देवबंद में ब्रजेश सिंह रावत है। ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी और नाम 2017 के अक्स तले इनकी जीत पर मुहर के साथ जुड़े हैं। तो क्या 2022 में भी जुड़ जाएंगे? 2022 का गेम प्लान किसानों से जुड़ गया है, जिसमें बागपत है, बढ़ौत है, छपरौली है, मेरठ की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। ये सारी चीज़ें बताती बहुत साफ हैं कि बीजेपी ने जहां पर सीट काटी है वह सीट वही कटी है उन्हीं लोगों की जो कि उस दौर के और मौजूदा वक्त के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहे थे। यानी 2017 के दौर के मुजफ्फरनगर दंगों की छाव और 2022 में किसानों के आंदोलन की छाव या किसानों के आक्रोश की छाव, उसमें जो फिट नहीं बैठा उसको उन्होंने अलग कर दिया। उसमें अमरोहा, मेरठ, मेरठ कैंट, खैरागढ़, एदमातपुर, आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी, फतेहाबाद, अलीगढ़ी बरौली, बरेली बिथरी चैनपुर, बरेली कैंट, गोरखपुर। हम जब इन नामों का जिक्र कर रहे हैं तो हमें लगता है कि एक लिस्ट में एक नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। इस नाम का जिक्र खास तौर से होना चाहिए। इसलिए इस नाम का जिक्र होना चाहिए क्योंकि आने वाले वक्त में इस चेहरे की महानता आपको दिखाई देगी।
उस तमाम दस्तावेजों को जो हम देख रहे हैं, इसमें एक नाम इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हम 14 टिकट जो कटे हैं उनका जिक्र कर रहे थे, उसमें बेहट से नरेश सैनी और नुक्कड़ से डॉक्टर धन सिंह सैनी, ये दोनों तो छोड़ के चले गए। गोरखपुर सदर में राधा मोहन सिंह अग्रवाल की टिकट भी छिन गई। एक आगरा ग्रामीण की सीट है, आगरा ग्रामीण में हेमलता दिवाकर जीती थी, लेकिन इस बार उनका टिकट कटा और उनके बदले जो आए हैं वह बेनी रानी मौर्य है। यह उत्तराखंड की राज्यपाल थी। यह जाति के लिहाज से दलित मत कहिए, जाटव आती है। तो क्या ये मायावती के विकल्प के तौर पर बीजेपी अपने साथ इस चेहरे को आगे बढ़ाएगी और आने वाले वक्त में आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी के इसी चेहरे के सहारे देख पाएंगे? क्योंकि यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें दलितों को साथ लाना मौजूदा वक्त में चेहरों के आश्रय बीजेपी की जरूरत है। तो बेनी रानी मौर्य जो है यह शायद उस चेहरे को रूप में स्थापित की जा सकती है। गेम प्लान का एक बड़ा हिस्सा यह भी है। एसपीआरएलडी की सबसे बड़ी मुश्किल या सबसे आसान चीज यह है कि यह जातियों के समीकरण के हिसाब से ही चल रही है। यानी मुद्दे, ध्यान दीजिए, अखिलेश यादव गवर्नेंस के उठाते रहे, लेकिन गवर्नेंस के इर्द गिर्द, यानी फेल योगी आदित्यनाथ की गवर्नेंस, लेकिन वोट चाहिए जातियों के आश्रय, और जातियों से आगे ना बीएसपी निकल पाई ना बीजेपी निकल पाई, और उसमें जातियों का टकराव है। अब अगला सवाल यह है कि जिनके टिकट कटेंगे वो कहां जाएंगे? वह भी तो उसी जाति को बिलोंग कर रहे होंगे जिनके बारे में राय बन रही होगी कि ये जीतेंगे नहीं। जीतेंगे नहीं तो ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे, तो वहां से ये कौन सा गुल खिलाएंगे? यानी 3 सवाल एक झटके में उभर कर आते हैं। जब हर पॉलिटिकल पार्टी कास्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है, जब हर पॉलिटिकल पार्टी 2017 के भाग गुणा को करते हुए 2022 की परिस्थितियों को तौल रही है, और जब हर पॉलिटिकल पार्टी इस बात से दूर है कि वह किसी जाति विशेष के साथ नहीं खड़ी है और हिंदू मुस्लिम होते ही बीजेपी को लाभ हो जाएगा, इसको लेकर हर कोई सचेत है, तो कौन सा सवाल बचा? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई आपको अंतर नजर आ रहा है? आप कहेंगे कांग्रेस का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? कांग्रेस ने तो बड़ी तादाद में महिलाओं और युवाओं को टिकट दिया है। यकीनन जिक्र होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं और युवाओं को टिकट देने की परिस्थिति में 3 कमजोरी जो कांग्रेस की खुले तौर पर रही, उसमें पहली कमजोरी यह है कि कांग्रेस संघर्ष के रास्ते निकली है, चुनाव जीतने के रास्ते नहीं निकली है। कांग्रेस 2024 को लेकर अपने वोट बैंक को विस्तार करने निकली है, वह 2022 के चुनाव जीतने नहीं निकली है। और तीसरी बड़ी बात, अगर जीतने निकली है और अगर सारी चीजें कर रही है, तो फिर पॉलिटिकल लैंग्वेज कहां पर है, पॉलिटिकल भाषा कहां पर है कांग्रेस के पास, जहां वो सीधे चोट करे बीजेपी पर, अखिलेश यादव पर, मायावती को लेकर वो सवाल खड़ा करे, ओबीसी को लेकर, दलितों को लेकर। क्यों गायब है ये शब्द? इंतजार करें, ये शब्द आएंगे क्या? ये सारे सवाल इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हो चले हैं क्योंकि अब खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन सीटों का आज बीजेपी ने ऐलान किया, उसमें पहली फेज के 58 में से 57 पर ऐलान कर दिया, 55 सेकंड फेज में उसमें से 48 का ऐलान कर दिया, और अपने सीएम और डिप्टी सीएम, इसका मतलब है 2 ही चेहरे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ और दूसरे जो हैं वो मौर्य हैं, जो कि प्रयागराज के सिराथू से चुनाव लड़ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य क्या विकल्प हैं योगी आदित्यनाथ के, या फिर जो हम बेनी मौर्य का जिक्र कर रहे थे वो आने वाले वक्त में उभर कर आ जाएगी? यह भी सवाल है। जो सबसे महत्वपूर्ण परिस्थितियां इस दौर में निकल कर आई है, वह परिस्थितियों पर गौर कीजिए तो मुसलमानों को बड़ी तादाद में टिकट देने की परिस्थिति में बीजेपी को छोड़कर हर पॉलिटिकल पार्टी उभरी है। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी हो, बीएसपी हो। लेकिन 2017 के इलेक्शन में इस इलाके से जो पहला फेज का इलेक्शन है, सिर्फ 3 मुस्लिम जीते थे। मैदान में औसतन 11 मुस्लिम हैं। कैसे जीतेंगे? तो क्या बाकी को हार मिलेगी, या उस पीरियड में जिक्र मुजफ्फरनगर का था, इस पीरियड में नहीं होगा? यह भी एक सवाल हो गया। 2012 में हालांकि 11 मुसलमान जीते थे। अब सवाल यह है कि आरएलडी जो कर्ज माफी का ऐलान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर रही है, समाजवादी पार्टी मुफ्त बिजली देने का वादा कर रही है, और अपने तौर पर इस इलाके के मथुरा को कृष्ण मंदिर को लेकर भव्य बनाने की दिशा में अपने तौर पर योगी आदित्यनाथ जिक्र करते हुए चले गए, गोरखपुर पहुंच गए, और गोरखपुर में जाकर वहां एक दलित के घर में उन्होंने भोजन कर लिया। यह क्या एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है या मिश्रित पॉलिटिशियंस की परिस्थिति है? तो बीजेपी का गेम प्लान बहुत साफ है। पहली बार इस इलेक्शन में किसी तरफ खुद को झुका हुआ मत दिखाओ।
यानी आप किसके साथ खड़े हैं या किसका विरोध कर रहे हैं, यह नजर नहीं आना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, उन्हीं जगहों पर आपको सांप्रदायिक लकीर खींचनी है जिन जगहों पर वोट विभाजन से बीजेपी को लाभ खुले तौर पर मिल रहा हो, या फिर बीजेपी जहां पूरी तरीके से हारने वाली हो, वही जगहों पर इन बातों का जिक्र होना चाहिए, बाकी जगहों पर नहीं होना चाहिए। तीसरा सवाल, जिन जातियों को लेकर समाजवादी पार्टी उत्साह में है, उस ओबीसी पर उनसे ज्यादा दांव लगा दो, जिससे जब दोनों ओबीसी टकराएं तो एक तरफ ऊंची जाति कि वोट बैंक उनके साथ जुड़ जाए और दूसरी तरफ मुसलमान जो है वो बीएसपी को लेकर इस संचय की स्थिति में आ जाए कि अगर समाजवादी पार्टी नहीं जीत रही है तो मुसलमान शिफ्ट हो जाए बीएसपी की तरफ। क्लियर गेम प्लान है। इन तीन एस्पेक्ट पे खेल चल रहा है। चौथी बड़ी बात, इन दोनों परिस्थिति से जब आप आगे निकलते हैं, जो सीटें हैं खासतौर से मुजफ्फरनगर की, कैराना की, अतरौली की, मथुरा की, थाना भवन की, ध्यान दीजिए तो किसी भी कैंडिडेट को बीजेपी ने बदला नहीं है और हर कैंडिडेट जो था अपने तौर पर अच्छे खासे 10,000 प्लस के मार्जिन से जीता है। मृयंका सिर्फ हारी थी कैराना में, जहां नाहिद हसन समाजवादी पार्टी की जीती थी, तकरीबन मेरे ख्याल से 20 या 21,000 के वोट से जीते थे। वहां पर आपको इस मोटी लकीर का निशान नजर आएगा जो पलायन को लेकर है, और पलायन के छांव तले मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र है। इसका फिर दो मतलब निकल कर आता है। क्या किसानों के बेल्ट में गन्ना किसानों को कीमत नहीं मिलना, किसानों के पूरे आंदोलन के मद्देनजर भी क्या बीजेपी सफल हो पाएगी किसानों को बांटने में? क्या बीजेपी सफल हो पाएगी किसानों के भीतर ही टिकट जातियों के आधार पर देकर? क्या बीजेपी सफल हो पाएगी किसानों के भीतर उस तबके को उभार पाने में जो कि कह रहा था कि दरअसल किसान आंदोलन चंद तबके का किसान है, और टिकैत परिवार को लेकर जो सवाल इस इलाके में रहा है, हालांकि चौधरी परिवार और टिकैत परिवार पश्चिम में यही दो परिवार है, लेकिन अगला सवाल यह है कि जो दबा हुआ तबका है, जो दलित तबका है, जो मुसलमान गरीब है, उनकी परिस्थिति क्या होगी? क्योंकि ध्यान दीजिए इस पूरे बेल्ट में मुसलमान धीरे धीरे हाशिए पर गया है, दलित धीरे धीरे हाशिए पर गया है। दोनों के पास काम नहीं बच पा रहा है, दोनों अपने तौर पर अपना काम करने की स्थिति में आकर खड़े हो गए हैं, और ये प्रतिशत जो है 60% से ज्यादा का है। जो दिहाड़ी होती है और जो रोजगार महीने का होता है, उसमें भी दोनों में व्यापक अंतर आ गया है। सब दिहाड़ी पर जाके टिक गए हैं और दिहाड़ी में काम मिलना मुश्किल हो गया है। यानी आर्थिक लकीर जब आप खींचेंगे इस इलाके में, तो अगला सवाल आपके जहन में होगा, इस दिशा में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार को उतारा है क्या? अगर उतारा भी होगा तो आपका नजर सीधे जातियों पर जाएगा। तो इस चौसर का असल पक्ष जो है इस बात में छुपा है कि जो मुस्लिम है, जो जाट है, जो गुज्जर है, जो दलित है, जो ओबीसी है, जो ब्राह्मण है, जो ठाकुर है, वो तमाम राजनीतिक दलों ने चूज किया है। उस चूज की लकीर जो है उसमें फिक्स ये किया गया है कि ओबीसी टॉप पर है, हर पॉलिटिकल पार्टी के टॉप पर है, क्योंकि उसका वोट बैंक ज्यादा है। दूसरे नंबर पर देखिएगा तो बीएसपी मुसलमानों के साथ नजर आएगी, और तीसरे नंबर पर देखिएगा तो ठाकुरों और ब्राह्मणों को भी बराबर की तरजीह देने की स्थिति में दोनों आ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ठाकुरों का वोट नहीं चाहिए यादवों को, ऐसा भी नहीं है कि ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए समाजवादी पार्टी को, ऐसा भी नहीं है बीएसपी को नहीं चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि ओबीसी छिटक रहा है तो बीजेपी ओबीसी से हाय हाय करके हाय तौबा कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चुनाव के भीतर का जो अंतिम सच है, वो अंतिम सच बीजेपी के उस गेम प्लान से आकर जुड़ गया है, जहां पर बीजेपी को ये लगने लगा है कि जो हालात इस वक्त छोड़ने के हुए उसकी वजह योगी आदित्यनाथ है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम को क्लियर कट लगने लगा है कि दरअसल जो हालात उत्तर प्रदेश में आखिरी क्षणों में बीजेपी के खिलाफ गए, उसकी सबसे बड़ी वजह उनके द्वारा अपनी कैबिनेट नहीं बनाना था, बल्कि दिल्ली के निर्देश पर ही वो कैबिनेट चलती थी और दिल्ली के निर्देश पर ही यह एमएलएज और मंत्री चलते थे, तो उनके हाथ में कुछ नहीं था। तीसरी परिस्थिति यह है कि जो मायावती की काट है वह पुलिस और दंगों को रोकने वाली काट है। उस काट के समानांतर योगी आदित्यनाथ ने खुद को खड़ा कर लिया है। लेकिन मायावती का काल 2007 से 2012 का था, लोग उसे याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी गवर्नेंस को लेकर योगी आदित्यनाथ ठसक के साथ खड़े हैं। जिसका जिक्र बार बार वेलफेयर
कल्याणकारी योजना और अलग अलग नीतियों को लेकर अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने किया था, उसके काउंटर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक के तौर पर सामने लिया जाएगा। तो गेम प्लान बहुत साफ है। पूर्वांचल में बीजेपी कमजोर हो चली है। योगी आदित्यनाथ के सिर पर यह ठीकड़ा फोड़ा जाए या योगी आदित्यनाथ इस ठीकड़े को फोड़ने से बचा ले, यह उन्हीं पर है, इसीलिए उनको गोरखपुर भेजा गया है। पश्चिमांचल में जो मुजफ्फरनगर दंगे और किसानों के बीच की लकीर को पकड़कर चलना है, और बीच के भीतर में जो अवध का इलाका है, जो बुंदेलखंड का इलाका है, जो मध्य उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, उस जगहों पर जो कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र है, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी अपनी प्रचार शैली में उतरेंगे। इस गेम प्लान के भीतर में चौसर पर आप किस पर दाव लगाना चाहते हैं ये आप सोचिए, लेकिन दाव पर बेरोजगारी, गरीबी, मुफलिसी, दर्द, ये सब कुछ भी नहीं है। जाति है और उम्मीदवार है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।